आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्ज़ामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक को करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट दिया गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी कई स्रोतों से जानकारी मिलता है। तो सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्री का विवरण, तीसरा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद सहगौरा अभिलेख, फिर अशोक के अभिलेख, फिर उसके बाद है भवन स्तूप एवं गुफा, मुद्रा जिसे आहत या पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है, फिर मृदभांड है, ये काली पॉलिश वाले होते हैं मृदभांड, ठीक है। तो ये सारे चीज़ से हम पुरातात्विक स्रोत की मदद से मौर्य वंश का जानकारी हमें मिलता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं विदेशी यात्री का विवरण, इसमें है इंडिका नामक जो पुस्तक है, इनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। उसके बाद है अस्टिन और जस्टिन, ये भी इनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिएगा साहित्यिक स्रोत, तीसरा जो है साहित्यिक स्रोत, इसमें क्या है पुराण से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, अर्थशास्त्र से भी राजतरंगिणी, मुद्र राक्षस, ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो बिशकदत्त के द्वारा लिखा गया था। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, और कथा सरिता सागर से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद है बृहत कथा मंजरी, जो कि जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद है कल्पसूत्र। ये सारे से साहित्यिक स्रोत से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए इसमें पढ़ना है हमें चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इसमें देखिए पहला टॉपिक दिया गया है, पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का कितने वर्षों तक भारत पे शासन किया, तो 137 वर्षों तक किया। और यहाँ पे दिया गया है कि इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, को दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहायता से किया था, तो अपने प्रधानमंत्री जिनका नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किए थे। उन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया था। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो धनानंद जो थे उन्हें पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, आगे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, और प्रधानमंत्री भी चाणक्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। तो चंद्रगुप्त कब अपने राजगद्दी पर बैठा, तो 322 ईसा पूर्व में, ये डेट भी याद रखिएगा ईस्वी। इनकी माता का नाम मोरा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का माता का नाम क्या था, मोरा, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, जिसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है, मौर्य होता है। इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। तो समझ सकते हैं कि मौर्य वंश इसे क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था, तो तक्षशिला से ये प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला ही था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था तक्षशिला था। नेक्स्ट है बिशकदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। बिशकदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल का मतलब है निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बिशकदत्त ने किया था। नेक्स्ट है बिशकदत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। तो बिशकदत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा
की गई है। नेक्स्ट है, इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को अंत कर लिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। तो यहाँ पे देखिए, इसके अनुसार यानी मिसकदत्त के अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर लिया और धनानंद की पुत्री धरधरा से विवाह कर लिया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक यानी मैसूर तक और उत्तर पश्चिम में ईरान, जिसको फारस भी कहा जाता है, फरसा से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। तो सब यहाँ पे समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिए थे? पराजित कर दिए और उनकी बेटी कर्नेलिया या हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया या हेरात और अरकोसिया या कंधार, जिसको कंधार बोला जाता है, और भी देख लीजिए यहाँ पे, और जेड्रोसिया जो कि बलूचिस्तान को कहा जाता है, तथा पेरिपिनसाडाई जो कि काबुल को कहा जाता है, वो दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो ये सब एरिया को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस बात का उल्लेख एप्सियानस नामक यूनानी ही देता है। इस बात का जो उल्लेख है किस देता है, किन्होंने दिया? तो एप्सियानस नामक यूनानी ही देता है। दूसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहते थे। तो देखिए, यूनानी जो लेखक थे पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? पोलीब्रोथ कहते थे। यहाँ पे देख लीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में 7 भागों में बटा था। मौर्य काल में समाज जो था 7 भागों में बटा हुआ था। अब 7 कौन कौन से समाज थे यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है दार्शनिक, दूसरा अहीर, तीसरा सैनिक, चौथा किसान, पांचवा निरीक्षक और छठा कारीगर और सातवां जो था सभासद था। तो ये 7 भागों में बटा हुआ था समाज मौर्य काल में। तीन को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या था किसानों का था, तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। जो भारतीय थे उन्हें लिखने में रुचि नहीं थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख में मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहानानूर एवं मुरानानून तथा अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है वो तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुरानानून अशोक के अभिलेख से मिलता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है,
गोरखपुर में स्थित सहगौरा ताम्र अभिलेख से आकलन के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दिए गए राहत कार्यों की चर्चा मिलती है। चर्चा जो है वहाँ हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ रजवाली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था। तो जैन ग्रंथ रजवाली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म को जो शिक्षा मिला था भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, जहां उन्हें 298 ईसा पूर्व संलेखना यानी संथारा विधि से प्राण त्याग दिए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रुद्रमान के जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्चा से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनाई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और उनका कौन सा मंत्री के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे उसका मंत्री का नाम राज्यपाल का जो नाम था पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख से क्या मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी हमें मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है। तो मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जो जानकारी हमें मिलता है वो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें प्राप्त होता है, जो एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। जो कि कैसा पुस्तक है, राजनैतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। और इस पुस्तक के 15 अधिकरण लेसन है, और इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है, और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को साप्रसंग सिद्धांत पालन करना होगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे पहला है राजा, राजा को स्वामी या शीर्ष या हेड कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है मंत्री, मंत्री को अमात्य कहा जाता था या आँख भी कह सकते हैं, एक तरह से शरीर का एक आँख का भाग होता था वो। तीसरा जो है जनपद, जनपद मतलब होता है क्षेत्र और जनसंख्या, जिसे पैर भी कहते थे, शरीर का एक पैर के समान था वो। चौथा जो था दुर्ग, दुर्ग मीन्स होता है किला, किला का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं, उन्होंने अपने तरीके से समझा था कि एक तरह से हमारे शरीर का वाँ का काम करता है। पांचवा जो है कोष, कोष का मतलब होता है धन, धन जो होता है एक तरह से मुख का काम करता है। उसके बाद जो छठा था दंड सेना, दंड या सेना ये न्यायिक होता है जो मस्तिष्क का काम करता था, यानी फैसला देने का काम करता था। और लास्ट में जो है सातवां मित्र, मित्र मतलब होता है सहयोगी जो कि कान के काम करता था। ठीक है, तो ये तरीका से आप याद रखिएगा कि कौन से भाग को क्या कहा जाता था। ये समझिए कि शरीर के 7 अंग थे और इसमें दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका जो दिया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। तो देखिए महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य जो थे एक तक्षशिला के क्या थे, ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा गया है कितनी बार एग्जामों में, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके पिता का नाम गुनी था, यानी चाणक्य के पिता का नाम क्या था, गुनी था। नेक्स्ट है चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, इससे हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है
चाणक्य की बेइज्जती धनानंद ने की थी। इसी के शोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धनानंद का अंत कर दिया था। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, लुटर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। तो लुटर्क्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। तो जस्टिन ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? तो सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये तीनों जो पॉइंट बताए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता के लिए संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को क्या कर दिया था? रौंद डाला था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। कौन आते हैं? बिंदुसार। इनके बारे में भी पढ़ना है। तो इनका जो कार्यकाल है आप देख सकते हैं 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक। तो इनका पहला पॉइंट है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, इसके राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। इनका भी राज्य का संचालन कौन करते थे? चाणक्य करते थे। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, इनकी माता दुर्धरा था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दुर्धरा कौन थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी। ठीक है, तो यह बिंदुसार का जो पत्नी का नाम जो था चारुमित्रा और सुभद्रांगी था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिस्या था। तो देखिए बिंदुसार का जो पुत्र का जो नाम था, 3 पुत्र थे, उनका नाम यहाँ पे देख लीजिए। एक का नाम था सुसीम, दूसरा का अशोक और तीसरा का तिस्या, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगे चलकर जो अशोक होता है वही अशोक सम्राट बनता है। ठीक है, इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा था। ये भी याद रखिएगा कि डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के। नेक्स्ट है, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो देखिए डाइमेकस को क्या माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश में अंजीरा, मीठी शराब और दार्शनिक मांगा था। तो स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से क्या मांगा था? तो अंजीर, मीठी और शराब और दार्शनिक मांगा था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वहाँ का राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। तो ये भी याद रखिएगा कि सीरिया का जो राजा था एंटियोकस प्रथम, अंजीर और मीठी शराब तो दिया था, किंतु दार्शनिक नहीं भेजे थे, क्योंकि वहाँ का जो रीति रिवाज था, सीरिया के जो थे वहाँ दार्शनिक भेजने का, व्यापार करने का वहाँ का रिवाज नहीं था। नेक्स्ट था, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के समय तक्षशिला यानी कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। तो बिंदुसार के अनुसार तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए थे, ये भी याद रखिएगा। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय का अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला
भेजा था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया था, यानी ये विद्रोह को दबाने में सफल हो गया था अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया, तो मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार को अमित्रघात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। तो बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में इसे सिंह सेन कहा जाता है। तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। यह अपने शासनकाल में कोई भी नया प्रदेश को नहीं जीत पाया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि किन्हें पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अशोक सम्राट के पढ़ेंगे।